जिस दोपहर 24 साल के डॉक्टर अखिल का एक्सीडेंट हुआ, उसी दोपहर उनके घर के गमलों में लगे गेंदे के पौधे अचानक मुरझा गए। एक खिलता हुआ उम्मीदों से भरा जीवन जैसे अचानक पतझड़ की चपेट में आ गया हो। ये बात दिल पर लगती है। मतलब एक पल में कैसे सब कुछ बदल सकता है, ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक संयोग नहीं लगता, बल्कि एक आने वाली त्रासदी का संकेत सा लगता है। बिल्कुल। और इसी एक पल ने जो कहानी शुरू की, आज हम उसी में उतर कर देखेंगे। हमारे पास ममता कालिया की कहानी एक दिन अचानक के कुछ अंश है। और ये कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की नहीं है, बल्कि उसके बाद शुरू होने वाली एक ऐसी यात्रा की है जो 2.5 साल तक चलती है। हम देखेंगे कि कैसे एक युवा डॉक्टर अखिल के कोमा में जाने के बाद उसके माता पिता प्रभावती और जयकृष्ण अपनी पूरी दुनिया को समेट कर उसकी सेवा में लगा देते हैं। और ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के सामने लाकर खड़ा करती है। जैसे दुनिया कैसी थी? अखिल एक, आप कह सकती हैं, चमकता हुआ सितारा था। जोशीला, होनहार, हाउस फिजिशियन, जिसने पहली ही बार में CPMT की परीक्षा पास कर ली। उसकी बातों से उसका आत्मविश्वास और जुनून टपकता था। अपनी माँ से कहता था, माँ तुम भगवान से यही मनाओ कि मैं इतना कामयाब हूँ कि मुझे खाने पीने से ज्यादा मरीजों की फिक्र रहे। और आप सोचिए, माता पिता के लिए ये कितना बड़ा सपना रहा होगा। बड़ा बेटा इंजीनियर, छोटे डॉक्टर बनने की राह पर। उन्हें लगा होगा कि बस अब जिंदगी पटरी पर है। जैसा कहानी में लिखा है, सब कुछ सोचे हुए नक्शे के मुताबिक चल रहा था। एक सुरक्षित, आरामदायक भविष्य सामने दिख रहा था। और यही बात इस कहानी को इतना दुखद बनाती है। वो सोचा हुआ नक्शा एक ही झटके में फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सही बात है। मुझे इस बात की विडंबना हमेशा कचोटती है कि एक डॉक्टर जो दूसरों को जीवन देने की ट्रेनिंग ले रहा है, वो खुद एक बेजान शरीर बनकर रह जाता है। ये कहानी का सबसे क्रूर पहलू है। यहीं से उम्मीद और हकीकत का वो टकराव शुरू होता है जो अगले 2.5 साल तक उस परिवार को हर पल तोड़ता और जोड़ता रहता है। दुर्घटना भी कितनी आम सी है। एक बच्चे को बचाने की कोशिश में अखिल स्कूटर को ब्रेक लगाता है और पीछे से आ रही एक जीप उसे टक्कर मार देती है। और शुरुआत में तो किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि चोट कितनी गहरी है। आसपास के दुकानदार सोचते हैं कि शायद खुद ही उठकर चला जाएगा। ये भी हमारे समाज का एक आईना है। हम अक्सर देखते हैं और अनदेखा कर देते हैं जब तक कि मामला बहुत गंभीर ना हो जाए। सही। खैर, उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लखनऊ, दिल्ली, सब जगह दिखाया जाता है और हर जगह से एक ही जवाब मिलता है। क्या? नर्व सेल दबने से डीप कोमा का केस है। ठीक होने में 10 दिन से 10 साल भी लग सकते हैं। 10 दिन से 10 साल, ये तो कोई जवाब ही नहीं है। नहीं है। ये एक सजा है, एक ऐसी सजा जिसमें आपको ये भी नहीं पता कि वो कब खत्म होगी भी या नहीं। बिल्कुल। डॉक्टरों ने तो सलाह दे दी कि मरीज को घर ले जाएं, उससे बातें करते रहें, शायद चेतना लौट आए। लेकिन इस शायद के सहारे जीना कितना मुश्किल होगा। ये किसी निश्चित अंत से ज्यादा कष्टदायक है। अगर कोई बुरी खबर पक्की हो तो इंसान धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये अनिश्चितता आपको एक ऐसी सुरंग में धकेल देती है जहां आप बस रोशनी की एक किरण खोजते रहते हैं, चाहे वो कितनी ही झूठी क्यों ना हो। और माता पिता ने उसी किरण को पकड़ लिया। हाँ, उन्हें शुरू में पूरा विश्वास था कि वो अपने सोए हुए बेटे को जगाने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। और यहीं से उनकी वो दिनचर्या शुरू होती है जो किसी तपस्या से कम नहीं थी। हाँ, अखिल एक बार फिर एक छोटा बच्चा बन गया था और माता पिता उसकी देखभाल में लग गए। कहानी में जो विवरण है वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। एक कटोरी खिचड़ी खिलाने में 1 घंटा लग जाता था। पिता जय कृष्ण बेटी को बेड पहन देते, उसकी शेव करते। सोचिए, 57 साल का एक पिता अपने 25 साल के बेटे की एक शिशु की तरह देखभाल कर रहा है। भूमिकाएं पूरी तरह से उलट गई थी। बिल्कुल। जिस उम्र में उन्हें आराम करना था, बेटों के कमाई हुए पर बेफिक्र रहना था, उस उम्र में वो शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट रहे थे। एक जगह जिक्र है कि 25 साल के बेटे का वजन 57 साल के पिता से संभाल नहीं पाता था और माँ बाप दोनों मिलकर हाँपते हुए उसके नीचे से चादर बदलते थे। उनकी पूरी दुनिया, उनकी बातें, उनका समय, सब कुछ सिमट कर बस अखिल के उस एक कमरे तक रह गया था। तो ये प्यार था या फर्ज या दोनों का मिलाजुला रूप, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से शुरुआत में ये फर्ज रहा होगा, शायद, जो धीरे धीरे एक ऐसी सेवा में बदल गया जिसमें उन्होंने खुद को पूरी तरह मिटा दिया। सही कहा। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने बेटे के उस बेहोश सांस के नाम कर दी, बिना ये जाने कि इसका कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं। ये समर्पण का एक असाधारण स्तर है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी ये दुनिया और भी सिकुड़ती गई। बाहरी दुनिया से उनका नाता लगभग टूट सा गया। शुरू में रिश्तेदार और दोस्त आते थे, हालचाल पूछते थे, लेकिन 1 साल बीतते बीतते सबका आना जाना कम हो गया। ये इंसानी फितरत है। लंबी चलने वाली त्रासदी लोगों को असहज कर देती है। सही बात है। लोग नहीं जानते कि क्या कहें, कैसे दिलासा दें। समाज की सहानुभूति की एक उम्र होती है,
वो अक्सर कुछ हफ्ते या महीनों तक ही रहती है। पर माता पिता का दर्द तो हर दिन का था। हर पल का था। वो अपनी सबसे लंबी तपस्या में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। और इस अकेलेपन का सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब अखिल की दोस्त आरती की शादी का कार्ड आया। ओहो। शुरू में जब आरती और अखिल के दूसरी डॉक्टर दोस्त घर आते थे तो एक उम्मीद बनती थी, घर में चहल पहल होती थी। माँ बाप ने शायद आरती को अपनी बहू के रूप में भी देख लिया था। हाँ, जाहिर है। और फिर अचानक वो शादी का कार्ड। उस कार्ड ने जैसे एक फैसले पर मोहर लगा दी। ये एक यथार्थवादी लेकिन दिल तोड़ने वाला क्षण है। दुनिया आगे बढ़ रही थी, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकी थी। जयकृष्ण के शब्द, शायद ये ठीक ही हुआ। कोई कब तक राह देख सकता है किसी की? इसमें गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी उदासी और बेबसी छुपी है। वो समझ रहे थे कि दुनिया का यही नियम है, लेकिन समझना और सहना दो अलग अलग बातें हैं। सही। इस अकेलेपन में उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया गढ़ ली थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें अखिल अभी भी सुन रहा था, समझ रहा था। वो घर से बाहर जाते तो उसे बता कर जाते, बब्बू मैं जरा डाकघर जा रहा हूँ। उसकी अनजाने में हिलती उंगलियों या पलकों में वो उसके ठीक होने के संकेत ढूंढते थे। जैसे एक बार प्रभावती को लगा कि अखिल ने उनकी साड़ी का पल्लू खींचा है, जबकि असल में वो बस उसके हाथ के नीचे दब गया था। हाँ। ये बात दिखाती है कि उम्मीद की जरूरत कितनी गहरी होती है। जब असलियत इतनी कड़वी हो कि उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाए तो मन अपने जिंदा रहने के लिए एक समानांतर हकीकत बना लेता है। तो क्या ये एक तरह का डिनायल है या जिंदा रहने का एक जरूरी तरीका? मेरे ख्याल से दोनों है। ये एक सेल्फ प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म है। अच्छा। वो जानते थे कि सच क्या है, लेकिन उस सच को हर पल स्वीकार करके जीना असंभव था। इसलिए उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें अखिल की मौजूदगी सिर्फ एक शरीर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी हर आदत, हर सोच का केंद्र थी। जैसे उन्होंने धनिया धोने के बाद काटना शुरू कर दिया, रसोई में तौलिया रखने लगे, वो सारे काम जो अखिल उनसे करवाना चाहता था। बिल्कुल ऐसा था मानो वो अब भी उसकी डांट का, उसकी मौजूदगी का इंतजार कर रहे हों। अखिल उनके लिए संतान से ज्यादा भगवान होता जा रहा था। लेकिन इस भावनात्मक दुनिया का टकराव असल दुनिया से होना ही था, और वो टकराव हुआ उनके बड़े बेटे अमल के जरिए। हाँ, वो एक फोन कॉल कहानी में एक बड़ा मोड़ लाता है। अमल, जो बाहर रहकर नौकरी करता है, वो स्थिति को दूर से एक प्रैक्टिकल नजरिए से देख रहा है। हाँ, वो सुझाव देता है कि अखिल को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए ताकि माता पिता को कुछ आराम मिल सके। और वो यहाँ तक कह देता है कि अखिल की हरकतें शायद दिमागी नहीं बल्कि सिर्फ मरुदंड से होने वाली चेष्टाएं हैं। ये सुनकर पिता जय कृष्णा बुरी तरह भड़क जाते हैं। उनके लिए ये सुनना बर्दाश्त से बाहर है कि उनका बेटा सिर्फ एक शरीर है। जाहिर है। पर एक मिनट, अमल की बात सुनने में कितनी भी ठंडी और क्रूर लगे, क्या उसमें कोई लॉजिक नहीं है? वो भी तो अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में ही सोच रहा है। बिल्कुल, यहीं पर कहानी की असली जटिलता सामने आती है। अमल गलत नहीं है, वो बस प्रैक्टिकल है। उसकी दुनिया तर्क पर चलती है। वो देख रहा है कि उसके माता पिता एक ऐसी उम्मीद में घुल रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। वो उन्हें उस बोझ से मुक्त कराना चाहता है। लेकिन जिन माता पिता के लिए वो सेवा बोझ नहीं, प्यार है, उनके लिए अमल की बातें जहर जैसी हैं, और उन्हें अस्पताल के नाम से भी डर लगता है। उन्होंने कहानियां सुन रखी थी कि कैसे कोमा के मरीजों के अंग निकाल लिए जाते हैं या उनकी ठीक से देखभाल नहीं होती। तो एक तरफ माता पिता का असीम प्रेम और आशा है, और दूसरी तरफ बेटे का कठोर लेकिन शायद व्यवहारिक यथार्थवाद। और इन दोनों के बीच कोई पुल नहीं है, कोई संवाद संभव ही नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सही महसूस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन दोनों की दुनियाएं इतनी अलग हो चुकी हैं कि वो एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते। और फिर 2.5 साल के इस लंबे थका देने वाले इंतजार के बाद एक दिन अचानक अंत आ जाता है। अखिल खाने के लिए मुंह खोलना बंद कर देता है और तीसरे दिन बिना कोई हलचल किए उसकी सांसें थम जाती हैं। और उसकी मृत्यु के बाद जो होता है वो शायद उस 2.5 साल की पीड़ा से भी ज्यादा दर्दनाक है। बिल्कुल। समाज और परिवार के बाकी लोगों की प्रतिक्रिया, हाँ, वो माता पिता के घावों को और भी गहरा कर देती है। पड़ोसी और रिश्तेदार सांत्वना देने आते हैं, लेकिन उनके शब्द, कोई कहता है बड़ा कष्ट भोगा बेटे ने, समझो उसकी मुक्ति हुई। कोई कहता है आप दोनों को भी बड़ा बंधन रहा, सबको आजाद कर गया वो। मतलब जो दुनिया के लिए मुक्ति और आजादी थी, वो उन माता पिता के लिए उनकी जिंदगी के एकमात्र मकसद का खत्म हो जाना था। सही बात है। दुनिया के लिए अखिल की देखभाल एक बंधन था, एक बोझ था, लेकिन उनके लिए वो सेवा थी। उसकी बेहोश मौजूदगी भी उनके घर को भरा भरा रखती थी। हाँ, उसकी मौत उनके लिए राहत नहीं बल्कि एक ऐसा खालीपन लेकर आई जिसे अब कोई नहीं भर सकता था। और कहानी का सबसे विस्फोटक और दर्दनाक टकराव वो अंतिम संस्कार के बाद होता है, जब बड़ा बेटा अमल अपने माता पिता से बात करता है। वो अखिल को एक जिंदा लाश और बोझ जैसे शब्दों से याद करता है।
ये कहानी के वैचारिक संघर्ष का चरम है। अमल अपनी प्रैक्टिकल सोच को पूरी तरह सामने रख देता है। वो यहाँ तक कह देता है कि अच्छा होता अगर उन्होंने अखिल के अंग किसी जरूरतमंद को दान कर दिए होते। हाँ, कहता है इस तरह आपको 4-5 बेटे मिल जाते। उसका तर्क ये है कि जो शरीर अब किसी काम का नहीं था, उससे किसी का भला तो हो जाता। ये सुनकर माँ प्रभावती, जो अब तक चुप थी, वो टूट जाती हैं। उनका जवाब दिल को चीर देता है। वो कहती हैं, चंडाल भी अपने पेट का जाया नहीं बेचते। एक माँ के लिए उसका बच्चा कभी जिंदा लाश या काम की चीज नहीं हो सकता। और फिर वो कहती हैं, अरे उसके सांस लेने से ये घर भरा भरा लगता था, कैसी रौनक थी उसकी, लेटा हुआ लगता था, अब बोला तब बोला। इन 2 वाक्यों में उन 2.5 सालों का पूरा सार है। अमल के लिए वो 2.5 साल एक व्यर्थ का कष्ट थे, एक बेजान शरीर को ढोना था। लेकिन माँ के लिए वो 2.5 साल उम्मीद के थे, प्यार के थे, सेवा के थे। वो एक इंतजार था जिसने उन्हें जिंदा रखा हुआ था। ये 2 पीढ़ियों, 2 दुनियाओं का ऐसा टकराव है जिसका कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं है। और जब अमल कहता है कि उसे जल्दी वापस जाना है क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो माँ का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उनके आखिरी शब्द उस खाई को हमेशा के लिए पक्का कर देते हैं। वो कहती हैं, तेरा लक्ष्मण जैसा भैया चला गया, तेरी आंख तक गिल्ली नहीं हुई, जा, हम समझेंगे हम निपुते ही रहे। मतलब हम मान लेंगे कि हमारी कोई औलाद ही नहीं थी। ये एक ऐसा क्षण है जहां सारे रिश्ते, सारी समझ, सब कुछ खत्म हो जाता है। कहानी किसी को सही या गलत नहीं ठहराती, नहीं, वो बस इस दर्दनाक सच्चाई को हमारे सामने रख देती है कि एक ही सच को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह जायज लग सकते हैं। तो संक्षेप में ये कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है। ये माता पिता के असीम प्रेम, एक लंबी बीमारी से पैदा हुए अकेलेपन और भावनाओं की दुनिया बनाम तर्क और यथार्थ की दुनिया के बीच के गहरे, कभी न खत्म होने वाले टकराव की कहानी है। ये में दिखाती है कि प्रेम और कर्तव्य की कोई एक ठोस परिभाषा नहीं हो सकती। सही। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अपने अनुभवों और अपनी भावनाओं के हिसाब से इन्हें घड़ता है। जो एक के लिए सेवा है, वो दूसरे के लिए बोझ हो सकता है। और हम अपने श्रोताओं के लिए सवाल छोड़ जाते हैं, इस कहानी में सही कौन है और गलत कौन? क्या माता पिता का 2.5 साल का अथक समर्पण प्रेम की चुरंत मिसाल है, या ये एक ऐसी उम्मीद थी जिसने उन्हें यथार्थ से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया? और क्या अमल की व्यवहारिक सलाह, जो सुनने में बेहद कठोर और भावनाहीन लगती है, उसमें भी कोई सच्चाई है? शायद इस कहानी का मकसद हमें किसी एक जवाब पर पहुंचाना ही नहीं है। शायद इसका मकसद ही हमें इस असहज जगह पर छोड़ना है जहां हम प्यार, फर्ज, उम्मीद और यथार्थ की अपनी अपनी परिभाषाओं पर सवाल उठाने लगे। ये कहानी कोई जवाब नहीं देती, बस हमें इन गहरे सवालों के साथ अकेला छोड़ जाती है।